एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कलकल बहती थीं, वहां एक जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम आनिका था। वो अपने दादाजी से कहानियां सुनना बहुत पसंद करती थी। दादाजी गुरुदेव उसे जनपद की कहानियां सुनाते थे, जहां लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे। लेकिन अब आनिका ने देखा कि गांव के चारों ओर कुछ बदल रहा था। ये क्या है दादाजी? आनिका ने पूछा। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय आनिका, यह एक नए युग की शुरुआत है। हमारे छोटे जनपद अब महाजनपद बन रहे हैं, बड़े राज्य और बड़े शहर। उन्होंने बताया कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में बड़े बड़े शहर फिर से उग रहे थे। लोग एक साथ आ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और नए विचार जन्म ले रहे थे। एक दिन वे पास के एक कस्बे में गए। वहां पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। बाजार में तरह तरह की चीजें बिक रही थी और हर तरफ चहल पहल थी। वहां उन्हें एक व्यापारी मिला जिसका नाम व्यापारी था। उसने आनिका को बताया, छोटी बच्ची, ये तो कुछ भी नहीं। तुम वैशाली आओ, वज्जी महाजनपद की राजधानी। वो एक विशाल शहर है। आनिका और गुरुदेव ने वैशाली की यात्रा की। शहर के द्वार इतने बड़े थे कि आनिका को लगा जैसे वे बादलों तक पहुंचते हों। अंदर सड़कें चौड़ी थीं और घर ऊंचे थे। वैशाली में उन्होंने एक भिक्षु को देखा जो शांति और ज्ञान की बातें कर रहा था। ये श्रमण आंदोलन का हिस्सा था जो लोगों को सोचने के नए तरीके सिखा रहा था। आनिका ने महसूस किया कि ये सिर्फ शहरों का उदय नहीं था, बल्कि विचारों का भी उदय था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्म लोगों को जीवन और शांति के बारे में सिखा रहे थे। आनिका ने समझा कि ये महाजनपद काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये वो समय था जब भारत ने एक नया रूप लिया, ज्ञान और प्रगति की ओर बढ़ते हुए। वैशाली की यात्रा के बाद आनिका और गुरुदेव ने मगध के बारे में सुना। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक है, गुरुदेव ने बताया। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी और अब पाटलिपुत्र बन गई है। वे मगध की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कई सैनिक मिले जो मगध की सेना का हिस्सा थे। आनिका ने देखा कि मगध की सुरक्षा कितनी मजबूत थी। पाटलिपुत्र पहुंचकर आनिका चकित रह गई। ये वैशाली से भी बड़ा और भव्य शहर था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े महल और व्यस्त सड़कें थीं। गुरुदेव ने बताया, मगध ने कई छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया था, जिससे यह इतना शक्तिशाली बन गया। आनिका ने महसूस किया कि शक्ति और विस्तार इस काल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनकी यात्रा उन्हें अवंती ले गई, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। आनिका ने देखा कि उज्जैन में धातुओं का काम बहुत होता था। लोहे के औजार और हथियार बनाए जाते थे, जो व्यापार और युद्ध दोनों में महत्वपूर्ण थे। फिर वे पांचाल पहुंचे, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल अपने विद्वानों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ कई गुरुकुल थे, जहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। आनिका ने समझा कि हर महाजनपद की अपनी एक खासियत थी। कोई व्यापार में आगे था, कोई सेना में, तो कोई ज्ञान में। ये विविधता ही भारत को महान बनाती थी। गुरुदेव ने कहा, यह महाजनपद काल सिर्फ राज्यों का नहीं, बल्कि सभ्यता के विकास का भी काल था। इसने भविष्य के भारत की नींव रखी। आनिका ने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा। उसने समझा कि कैसे छोटे गांव बड़े शहरों में बदल गए और कैसे नए विचार और धर्मों ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ये एक अद्भुत समय था, महाजनपदों का काल। ऐहोल की सुनहरी सुबह थी। छोटी अनिका अपने दादाजी अजय के साथ एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर कहानियां खुदी हुई थी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिका, क्या तुम जानती हो कि ये जगह कितनी खास है? इसे भारतीय वास्तुकला का उद्गम स्थान माना जाता है। अनिका की आंखें चमक उठीं। सच में दादाजी, यहाँ से सब शुरू हुआ? हाँ, दादाजी ने बताया। बहुत समय पहले ये चालुक्य वंश की पहली राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में चालुक्य शासकों ने यहाँ कई अद्भुत मंदिर बनवाए। वे एक और मंदिर की ओर चलते हुए बोले, लेकिन 543 ईस्वी में एक महान चालुक्य शासक पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी को ऐहोल से बादामी में बदल दिया। पुलकेशिन प्रथम ने ही चालुक्य वंश की स्थापना की थी, दादाजी ने समझाया। उन्होंने लगभग 543 ईस्वी से 755 ईस्वी तक दक्कन के एक बड़े हिस्से पर राज किया।
अनिका ने सोचा तो बादामी उनकी मुख्य राजधानी बन गई। दादाजी ने कहा, सही कहा, और इस वंश की कई शाखाएं भी थीं, जैसे वेंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है, दादाजी ने उदास होकर कहा। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंतीदुर्ग ने हराया था, जिसने बाद में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अनिका ने मंदिरों की ओर देखा, पर दादाजी, उनकी वास्तुकला तो आज भी यहाँ है, ये कभी खत्म नहीं होगी। दादाजी मुस्कुराए। ऐहोल की हवा में इतिहास की गूंज थी। दादाजी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा। सही कहा मेरी बच्ची, ऐहोल सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये एक पाठशाला थी जहाँ कारीगरों ने अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग किए। यहाँ हमें उत्तर भारतीय नागर शैली और दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली दोनों के शुरुआती उदाहरण मिलते हैं। अनिका ने एक मंदिर की ओर इशारा किया। तो ये सभी मंदिर दादाजी भारतीय वास्तुकला की कहानियां बताते हैं? दादाजी ने सिर हिलाया। हाँ अनिका, ऐहोल एक खुली किताब है जहाँ हर पत्थर हमें हमारे महान अतीत की एक नई कहानी सुनाता है। ये वास्तव में भारतीय वास्तुकला का उद्गम है।